साल 2020, 10 जुलाई और यूपी में एक एनकाउंटर। खत्म हो गया कुख्यात माफिया। एक गैंगस्टर जिसने कानपुर को दहलाया और सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया। सालों पहले कानपुर की गलियों में कभी एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर लोग सहम जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसे लोग विकास पंडित के नाम से भी जानते थे। विकास दुबे, एक साधारण किसान का बेटा जो बन गया कानपुर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर। हत्या, रंगदारी, जमीन हड़पने से लेकर पुलिस पर हमले तक, विकास दुबे की कहानी अपराध की उस अंधेरी दुनिया की है जहां सत्ता, पैसा और खौफ का खेल चलता है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस कहानी में जहां हर मोड़ पर सवाल है और जवाब दफन है। विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 को कानपुर देहात के बीकरू गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा यह लड़का बचपन में आम बच्चों की ही तरह था, लेकिन 1990 के दशक में उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। कहानी शुरू होती है 1990 में, जब विकास ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के कुछ लोगों को पीटा। यह छोटी सी घटना थी, लेकिन यही वह बीज थी जिसने विकास के भीतर के अपराधी को जन्म दिया। जल्द ही उसने अपने छोटे मोटे अपराध शुरू किए, मारपीट, रंगदारी और जमीन पर कब्जा। उसका पहला बड़ा मामला 1990 में दर्ज हुआ, जब गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उस पर एफआईआर हुई, लेकिन पीड़ित पक्ष ने बाद में केस वापस ले लिया और यहीं से विकास को अपनी ताकत का एहसास हुआ। विकास ने जल्द ही एक गैंग बनाया। स्थानीय नेताओं का संरक्षण उसे मिलने लगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के साथ उसका जुड़ाव 1996 के चुनाव में देखा गया। उस समय विकास ने बीएसपी के लिए काम किया और जिला पंचायत का चुनाव जीता। उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी समाजवादी पार्टी के स्थानीय निकाय चुनाव जीती। यह वह दौर था जब विकास ने अपराध और राजनीति के बीच की कड़ी को समझ लिया था। विकास की असली ताकत उसकी दबंगई और राजनीतिक संरक्षण थी। उसने अपने गांव बीकरू को एक किले में बदल दिया, जहां बिना उसकी मर्जी के कोई घुस नहीं सकता था। उसका घर एक मजबूत गढ़ था, जहां हथियारों का जखीरा था। उसके तमाम आपराधिक किस्से हैं, लेकिन विकास दुबे का सबसे चर्चित और खौफनाक किस्सा है 2001 का, जब उसने सिवली थाने में घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। यह वह घटना थी जिसने विकास को उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड बना दिया। बताया जाता है कि संतोष शुक्ला और विकास की दुश्मनी पुरानी थी। 1996 के चुनाव में विकास ने बीएसपी के हरिकिशन श्रीवास्तव का साथ दिया था, जबकि संतोष शुक्ला बीजेपी से थे। चुनावी रंजिश ने दोनों के बीच तनाव बढ़ाया और इसी वजह से 2001 में जब संतोष शुक्ला सिवली थाने में थे, विकास अपने गुर्गों के साथ थाने में घुसा और दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मामले में कोई पुलिस वाला गवाही देने को तैयार नहीं हुआ और सबूतों के अभाव में विकास को बरी कर दिया गया। इतने बड़े कांड के बाद इस तरह से बचना उसकी राजनीतिक पहुंच और पुलिस तंत्र में पैठ का सबूत था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास पर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, रंगदारी, अपहरण और जमीन हड़पने जैसे संगीन अपराध शामिल थे। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या और 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी उसका नाम आया। इसके अलावा 2018 में उसने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया, लेकिन हर बार राजनीतिक दबाव और गवाहों की चुप्पी ने उसे बचा लिया। विकास की ताकत थी उसका नेटवर्क। वह हर बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा था, बीजेपी, बीएसपी और एसपी।
उसने अपने गांव और आसपास के 85 गांव में बिजली, पानी और सड़कों का इंतजाम करवाया, जिससे वह स्थानीय लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसा बन गया। लेकिन यह छवि केवल एक मुखौटा थी। फिर हुई वो वारदात जिसकी चर्चा और खौफ आज भी है। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में वह घटना घटी जिसने विकास दुबे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। यह था बिकरू कांड, जिसमें विकास और उसके गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास अपने गांव में छिपा है। सीओ देवेश मिश्रा के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस टीम बिकरू पहुंची, लेकिन विकास को पहले ही पुलिस के आने की खबर मिल चुकी थी। कहा जाता है कि चौबेपुर थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे सूचना लीक की थी, जिसके बाद विकास ने अपने गैंग के साथ घात लगाकर हमला किया। इस हमले में डीएसपी देवेश मिश्रा, एसओ महेश यादव और अन्य 6 पुलिसकर्मियों को गोलियों और धारदार हथियारों से मार डाला गया। विकास के गैंग में कई कुख्यात अपराधी शामिल थे। इसमें उसके करीबी सहयोगी अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे और बब्बन शुक्ला शामिल थे। ये सभी उसके वफादार गुर्गे थे जो हर वारदात में उसके साथ थे। पुलिस ने बाद में AK-47 और इंसास राइफल जैसे हथियार बरामद किए जो इस हमले में इस्तेमाल हुए थे। इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद पुलिस तेज हुई और विकास को ढूंढने के लिए एक्शन तेज कर दी। उस पर 5 लाख का इनाम रखा गया और यूपी पुलिस ने पूरे राज्य की सीमाएं सील कर दी। लेकिन विकास फरार हो चुका था। सवाल यह था कि विकास अब कहाँ था। 7 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा गया। वहां उसने खुद चिल्लाकर कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कुछ का मानना था कि यह उसका सरेंडर था ताकि वह कोर्ट में पेश हो सके और एनकाउंटर से बच जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 जुलाई 2020 को जब यूपी एसटीएफ विकास को उज्जैन से कानपुर ला रही थी, कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भौती में उसकी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने दावा किया कि विकास ने एक जवान की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 गोलियां लगी, 3 सीने में और 1 बांह पर, और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, विकास के साथ ही उसके कई गुर्गों का भी एनकाउंटर हुआ। अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और बब्बन शुक्ला को अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया। लेकिन यह एनकाउंटर कई सवाल छोड़ गया। आखिर 1200 किलोमीटर के इस सफ़र में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कानपुर पहुंचते ही गाड़ी क्यों पलटी? क्या यह महज इत्तेफाक था या कुछ और? हालांकि विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ कई राज आज भी दफन है। इस मामले में यूपी पुलिस पर गलत तरीके से एनकाउंटर के आरोप भी लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या विकास की राजनीतिक पहुंच ने उसे इतने साल तक बचाए रखा? क्या पुलिस की मिलीभगत के बिना वह इतना बड़ा गैंगस्टर बन सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका एनकाउंटर वाकई सेल्फ डिफेंस में हुआ था या यह एक प्री-प्लान्ड कदम था? विकास दुबे की कहानी अपराध, सत्ता और सिस्टम की नाकामी की कहानी है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अपराध की जड़ें कहाँ है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या उस सिस्टम की जो ऐसे अपराधियों को पनपने देता है? जवाब शायद समय देगा या शायद सवाल ही रह जाएगा।